तो जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है बाबू, हमारे बॉडी कहता है कि हम नाइट्रोजन को एक भी चूर छुएंगे नहीं, उसको जैसे लिए हैं उसको वापस कर देंगे। मतलब इसमें कोई ब्याज वाज कुछ नहीं लगता, कटौती कुछ नहीं होती। 78% ले रहे हैं तो 78% इसको छोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं, जो 21% ऑक्सीजनवा है, ऑक्सीजनों का क्या करते हैं, इसको हम तो ग्रहण करते हैं तो 21% है, छोड़ते हैं 17%। कितना छोड़ेंगे? 17% छोड़ेंगे। 21 में से 17 घटाएंगे तो 4% आएगा। मीन्स 4% ऐसा है जो कि हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर। आपका फेफड़ा, ये आपका फेफड़ा है, बहुत अच्छा फेफड़ा बनाए हैं इसको। ये देखो, ये ऊपर वाला भाग ये तो आपके जाएगा कहाँ पे? श्वसन, यहाँ पे नासा गुहा पे। नासा गुहा में आपका ग्रसनी और रसनी सब हो जाता है। यहाँ पर आगे देखेंगे, अब यहाँ जब भी एंटर करेगी वायु, एंटर करेगी तो इस भाग में आपका आ जाता है स्वरयंत्र। इस भाग में क्या आ जाएगा? स्वरयंत्र। स्वरयंत्र के जस्ट नीचे आपका हो जाता है ग्रसनी आ जाता है। ओके, ये जो लाल वाला भाग दिख रहा है ये आपका ग्रसनी है, ये काला वाला भाग आपका स्वरयंत्र है। अब स्वरयंत्र के जस्ट नीचे देखेंगे, इसके नीचे देखेंगे तो आपको एक नली दिख रही होगी, इसको कहते हैं ट्रैकिया या फिर श्वास नली। जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपको एग्जाम के बेस्ड पर मिस बोर्ड का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो इसके लिए आपके सबसे परफेक्ट वीडियो होने वाली है। तो इसके लिए आपको लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का जो वीडियो आया था, जो वीडियो अपलोड किए थे, उसका काफी अच्छा रिव्यू भी आया था। इस वाले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपका श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है बाबू? ध्यान देना कि श्वसन मतलब होता है श्वास को लेना और छोड़ देना, वायु को लेना और छोड़ देना, वो आपका श्वसन कहलाएगा। तंत्र क्या कहलाएगा? जिस अंग के माध्यम से, किसके? जिस अंग के माध्यम से हम ये प्रक्रिया करते हैं वो आपका श्वसन तंत्र कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर तंत्र का अर्थ क्या होता है कि एक ही काम को कई सारे अंग मिलकर करते हैं तो वो आपका श्वसन, वो आपका तंत्र कहलाता है। याद रखना कि एक ही काम को कई सारे अंग मिलकर काम करेंगे तो वो आपका तंत्र कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि इस श्वसन तंत्र में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उन टर्म को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रक्रिया आ जाती है वो ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण क्या होता है बाबू? ध्यान देना कि ऑक्सीकरण की जो भी प्रक्रिया होगी ये ऑक्सीजन के माध्यम से होगी, और ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन को तोड़ फोड़ कर हमें ऊर्जा दे देता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम ऑक्सीकरण। अब ये ऑक्सीकरण कब होगा? जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तभी होगा। ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करेंगे तब ऑक्सीकरण नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, जो ऊर्जा ऑक्सीकरण के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है और हमारे बॉडी का तापमान नियंत्रण में रहता है। ऊर्जा प्राप्त होगी और हमारी बॉडी का तापमान नियंत्रण में रहेगा। ऊष्मा जो होती है बाबू, ये हमारे श्वास से भी संबंधित है और हमारे ब्लड में, हमारे जो ब्लड है, ब्लड के सर्कुलेशन के माध्यम से भी हमारे ऊष्मा का नियंत्रण होता है। मीन्स हमारे शरीर का तापमान, एक तो ऊष्मा जो ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं, इसके माध्यम से नियंत्रण में रहेगा। एक तो वो होता है जब हम ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे ब्लड में, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, उसके माध्यम से ऊष्मा का नियंत्रण होता है। आगे देखते हैं कि ये श्वसन क्या है? एक अपचाय प्रक्रिया है। अपचाय की याद रखना कि ये एक तोड़ फोड़ की प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कैटाबोलिक प्रक्रिया, कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या करता है कि वायुमंडल से हम वायु को ग्रहण करते हैं, उसी में से सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है हमारी बॉडी ऑक्सीजन को ग्रहण करके एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद जितने भी गैसें रहेंगे, कहेंगे भाग जो है दौड़ा के मारेंगे, तो इन सबको हम नहीं ग्रहण करते, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो ये हो गई तोड़ फोड़ की प्रक्रिया। अब आगे वाले देखते हैं कि श्वसन अंग, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं ना बाबू, चाहे पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी हैं, कीट पतंग, छोटे मोटे बड़े, सब के सब में कोई ना कोई ऑक्सीतंत्र पाया जाता है, ऑक्सीजन श्वसन तंत्र पाया जाता है। और श्वसन तंत्र में उनका एक अंग भी निर्धारित होता है, इसी के माध्यम से वो श्वसन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले बात करेंगे स्तनधारी की। स्तनधारी किसे कहते हैं? पृथ्वी पर ऐसे जीव जो अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन जीवों को कहते हैं हम स्तनधारी। तो ये स्तनधारी है। स्तनधारी में श्वसन अंग होता है आपका फेफड़ा। फेफड़ा दो होते हैं, कई जीवों में अलग अलग कई होते हैं, तो सब जीवों का हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि सभी जीवों में, स्तनधारियों में क्या होता है? फेफड़ा होता है। वो फेफड़े के माध्यम से श्वसन को लेंगे और छोड़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि जो छोटी आती है कीट पतंग। कीट पतंग को अब ध्यान देना कि दो, जैसे तिलचट्टा हो गया, आपका झींगुर हो गया, टिड्डा हो गया, इन सब में श्वास रंध्र पाया जाता है। श्वास रंध्र क्या है? श्वास रंध्र ये जो छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं, ये जो छोटे जीव होते, कीट होते हैं, उनके पेटवा में बीचवा में ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। इन छिद्रों को कहते हैं श्वास रंध्र। अब यही श्वास रंध्र जो होता है एक अंदर नली के माध्यम से, अंदर की नली के माध्यम से शरीर के अंदर जाता है और पूरे जाल बना लेता है।
पूरी जाल बना लेता है, तो इस जाल को कहते हैं श्वास प्रणाल या फिर वातक कहते हैं। ये छोटे छोटे जीवों में पाया जाता है। अक्सर ये एग्जाम में पूछ भी लेता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें श्वास प्रणाल के द्वारा श्वसन होता है या फिर श्वास रंध्र के द्वारा श्वसन होता है, तब आप बता देंगे कि वो ऐसा जीव है जो छोटे मोटे कीट पतंग होते हैं उनमें श्वास प्रणाल या श्वास रंध्र द्वारा श्वसन होता है। आगे आ जाता है कि जो जलीय जीव है वो श्वसन कैसे करते हैं, तो बाबू ध्यान देना, जलीय जीव गलफड़ा, गिल्स या फिर क्लोम के द्वारा श्वसन करते हैं। गलफड़ा, गिल्स या फिर क्लोम के द्वारा श्वसन करते हैं। ये तीनों एक ही टर्म है, सिर्फ इनकी लैंग्वेज बदली है। अब यहाँ पर देखो ये एक जलीय जीव बना दिए हैं, ये मछली है। मछली का ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग आपको इसको उखाड़ेंगे, हटाएंगे ना, तो ये इसमें आपके ऐसे जाली जैसे संरचना दिखाई देगी। जाल जैसी संरचना को हम कहते हैं क्लोम या गिल्स या फिर गलफड़ा कहते हैं। तो ये याद रहेगा कि जलीय जीव कोई भी हो, जितने भी जो भी मछली हैं और मेढक भी है, मेढक में भी आ जाता है क्लोम। आपको बताएंगे कैसे क्लोम आता है। तो इन सभी जीवों में क्लोम, गिल्स या फिर जलीय जीव में गलफड़ा भी होता है। अब आगे देखते हैं कि एक उभयचर जीव है जिसको हम मेढक कहते हैं। मेढक में 3 तरीके से श्वसन होता है, 3 प्रकार से श्वसन होगा। एक तो होगा जो छोटी अवस्था रहती है, टैडपोल अवस्था जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल ही छोटा रहता है, मछली के जैसे दिखाई देता है। लेकिन याद रखना कि ये जो छोटका मेढकवा है ना, इसको गांव की भाषा में दूसरा कुछ कहते हैं, साइंस की भाषा में दूसरा कुछ कहते हैं। तो आप साइंस वाली भाषा को ज़्यादा याद करना, गांव की भाषा में इसको मेचकौर कहते हैं, वो बोलने वाले अलग अलग बोलते हैं, तो सभी जगह इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। लेकिन याद रखना इसको क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं विज्ञान की भाषा में। तो टैडपोल को जो बचपन की अवस्था होती है, मछली के जैसा सेम दिखता है, उनमें श्वसन होता है क्लोम के द्वारा, क्योंकि उस समय उनके फेफड़े, श्वसन अंग कोई भी एक्टिव नहीं रहते हैं। तो उस समय इनका जो क्लोम पाया जाता है, क्लोम यहाँ पर साइड में पाया जाता है, इसी के द्वारा वो श्वसन करते हैं। अब आ जाता है मेढक, यही टैडपोल जब भी बड़ा होगा, आकार में बड़ा होगा, जवान हो जाएगा, युवा हो जाएगा, तो उस समय बन जाता है मेढक। अब मेढक में 2 प्रकार से श्वसन होगा, एक या तो जमीन के ऊपर रहेगा तब श्वसन होगा, एक जमीन के अंदर घुसरा रहेगा तब श्वसन होगा। जमीन के ऊपर जब रहेगा वो फेफड़े के माध्यम से श्वसन करता है, जब वायुमंडल से वायु को ग्रहण करेगा तब ये फेफड़े के माध्यम से श्वसन होगा। लेकिन यही जीव जब जल के अंदर या फिर जमीन के अंदर घुस जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाती, उस समय किससे श्वसन करता है, ये त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। त्वचा में इनके कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिसके द्वारा इनकी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, बटुरती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं। तो ये प्रक्रिया द्वारा इनके श्वसन हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि श्वसन तंत्र जो इंसाने में होता है वो कैसे होता है। इस प्रक्रिया को ध्यान देना कि इस प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ओके, श्वासोच्छ्वास की इंग्लिश होती है ब्रीथिंग। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, श्वास और उपच्छ्वास, इसको संधि विच्छेद कर देंगे, श्वास अलग हो जाएगा, उपच्छ्वास अलग हो जाएगा। श्वास मतलब होता है लेना, उपच्छ्वास मतलब होता है छोड़ना। अब अगर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो ये दोनों प्रक्रिया को मिला देंगे तो श्वासोच्छ्वास बन जाता है। और लेते क्या है, आप श्वास लेते हैं और वायु को ही छोड़ते हैं, वायु को लेते हैं और वायु को छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया दोनों मिक्स करके क्या हो जाएगी, श्वासोच्छ्वास, इंग्लिश में कहते हैं ब्रीथिंग। अब इस प्रक्रिया को हम 2 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। 2 भागों में इसको टर्म का डिवाइड करने के बाद मजा आएगा ज़्यादा पढ़ने में। जैसे श्वास लेना, इस प्रक्रिया को दूसरा कहेंगे, और श्वास छोड़ना, इस प्रक्रिया को दूसरा कहेंगे। तो जो श्वास लेने वाली प्रक्रिया है उसको कहते हैं निःश्वसन, याद रखना, निःश्वसन कहते हैं, या फिर इंग्लिश में अंतःश्वसन। हिंदी में 2 टर्म आ जाते हैं, निःश्वसन या फिर अंतःश्वसन। ग्रहण करना निःश्वसन या फिर अंतःश्वसन, इंग्लिश में कहते हैं इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। दोनों में इन आ रहा है, ये दिमाग में रख लेना कि इन आ रहा है तो मतलब इनटेक करने वाली बात है, अंदर ग्रहण करने वाली बात आ रही है, तब आपका क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। अब आगे देखते हैं कि जब हम ग्रहण कहाँ से करेंगे, वायुमंडल से ग्रहण करेंगे। जितनी भी वायु है, ऑक्सीजन है, ये सब कहाँ से हम ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से। वायुमंडल से जब ग्रहण करेंगे तो उसमें कुछ गैसें होती हैं, उनकी मात्रा निर्भर होती है। उनमें जो वायुमंडल से गैसें हम ग्रहण करते हैं, उन गैसों में कई सारी गैसें मिक्स होती हैं। तो उन गैसों में की मात्रा क्या होती है, ध्यान देना कि ग्रहण करते वक्त हम क्या क्या ग्रहण करते हैं। जो नाइट्रोजन होता है 78%, ये क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। कहाँ से, वायुमंडल से इसको ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका एरो नीचे बना दिया क्योंकि ग्रहण कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, इसको भी हम ग्रहण कर रहे हैं। 78-21, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम होती है, इसको कितना ग्रहण कर रहे हैं, 0.03%। ये तो ग्रहण करने की प्रक्रिया हो गई।
अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ घपला होगा। अभी घपला क्या होता है उसको दिखाते हैं। श्वसन को बाहर छोड़ना, श्वसन को बाहर छोड़ना, वायु को बाहर छोड़ना आपका क्या कहलाएगा, निःश्वसन या फिर उच्छ्वसन। यहाँ पर देखो निःश्वसन है, यहाँ पर निःश्वसन है, दो आह की मात्रा है, इसको हम निःश्वसन कहते हैं। अब निःश्वसन कहेंगे या फिर उच्छ्वसन कहेंगे। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो एक्स, एक्स मतलब बाहर, यहाँ पे इन हो रहा था, यहाँ पर एक्स हो रहा है, एक्सपीरेशन या एक्सहाइलेशन। क्लियर है। आगे देखते हैं कि छोड़ेंगे गैसिया को कहाँ पे, इन जो गैसिया को हम ग्रहण किए हैं उसको छोड़ेंगे कहाँ पे, तो वायुमंडलों में छोड़ेंगे ना। तो वायुमंडलों में छोड़ने से पहले उनकी मात्रा को हम देख लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है बाबू, हमारे बॉडी कहता है कि हम नाइट्रोजन को एक भी चूर छुएंगे नहीं, उसको जैसे लिए हैं उसको वापस कर देंगे। मतलब इसमें कोई ब्याज व्याज कुछ नहीं लगता, कटौती कुछ नहीं होती। 78% ले रहे हैं तो 78% इसको छोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं, जो 21% ऑक्सीजनवा है, ऑक्सीजनों का क्या करते हैं, इसको हम तो ग्रहण करते तो 21% है, छोड़ते हैं 17%। कितना छोड़ेंगे, 17% छोड़ेंगे। 21 में से 17 घटाएंगे तो 4% आएगा। मीन्स 4% ऐसा है कि जो कि हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे बॉडी अवशोषित करता है, और उसी अवशोषण की क्रिया के बाद, अवशोषण की क्रिया के बाद क्या करेगा, वही 4% ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देता है 4% कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीजन की सारी ऊर्जा को ले लेगा, बदल देगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कार्बन डाइऑक्साइड 4% आया तो वो हमारे नाक के माध्यम से वो फिर 4% छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो हम ग्रहण कितना किए थे कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%, छोड़ कितना रहे हैं, 4%। ये कुछ दशमलव में होता है, लेकिन आप ऐसे मोटे मोटे याद रखना कि 4% ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम यूज नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं वायुमंडल में। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद चलते हैं अगले टर्म पर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आने वाला है, बिल्कुल ध्यान देकर कंसंट्रेट होकर देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स अब बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा, यहाँ से सारा पार्ट आपके समझने के लायक है। इसके पहले वाला तो हम इंटरफेस उसका बताए थे, ऊपर वाला भाग। अब इसके अंदर घुसेंगे, उसको निचोड़ कर आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा, यहीं से आप भटकिएगा नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे श्वसन तंत्र में आ जाता है, सबसे पहला पार्ट आ जाता है श्वसन मार्ग। किसे कहते हैं, तो श्वसन मार्ग बाबू जैसे आपको बताए थे, आहार नाल बताए थे कि ऐसी नाल, ऐसी नली जिसमें पूरी नली में भोजन रहेगा, आहार रहेगा, उस पूरी नली को क्या कहते थे, आहार नाल। वो आहार नाल आपके मुख गुहा से स्टार्ट होती थी, ऐसे पेटवा में ऐठी गोठी पूरा गुदा तक रहता था, इसको क्या कहते थे, आहार नाल। अब वही आ जाता है कि श्वसन में श्वसन मार्ग क्या कहलाता है, तो श्वसन मार्ग बाबू वही तो होगा, लेकिन नकिया से स्टार्ट होगा। कहाँ से, आपकी नकिया से स्टार्ट होगा। ये नकिया से लेकर जहां तक आपका फेफड़ा है, फेफड़े के बाद तो आपका वायु मार्ग, श्वसन मार्ग बंद हो जाता है। तो आपके वायु नाक से लेकर फेफड़े तक की पूरा का पूरा मार्ग क्या कहलाएगा, श्वसन मार्ग कहलाएगा या फिर वायु मार्ग कहलाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी परिभाषा की मेथड से देख लेते हैं। वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उस मार्ग को श्वसन मार्ग कहते हैं। अब यहाँ पर देख लेना, श्वसन मार्ग में पहला मार्ग आ जाता है, शुरुआत कहाँ से होता है, हमारा नासा छिद्र से, मतलब यहाँ नुकरा से, नाक से दो आपके दो होल दिख रहे हैं ना, इन दो होलों से हमारा शुरू हो जाता है श्वसन मार्ग। तो इस दो होल को क्या कहेंगे, नोज कहेंगे। वहां पर चित्र में भी देखते रहना। उसके बाद आ जाता है नासा कपाट। नासा कपाट को बाबू इंग्लिश में कहते हैं नेसल सेप्टम कहते हैं, नेसल सेप्टम कहते हैं। अब ये जो दो होल है इसकी जस्ट ऊपर देखेंगे तो हड्डी के जैसे आपको कुछ दिखेगा, तो इस हड्डी वाले भाग को कहते हैं नासल सेप्टम। यहाँ से दोनों भाग अलग हो जाते हैं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो आगे जाकर मिलते हैं। तो इस भाग को नासल सेप्टम कहते हैं। अब अगला आ जाता है नासल सेप्टम के जस्ट नीचे आ जाता है ग्रसनी वाला भाग, जहां पर कोका बाएंगे ना, देखेंगे कौवा के जैसा ऐसे टंगा रहेगा। आपके जो ऊपर देखेंगे, ऐसे किसी का मुंह बवाना है तो देखना कि ऊपर ऐसे थोड़ी सी मांस लटकी हुई मिलेगी, तो उस वाले पूरे क्षेत्र को कहते हैं आपका ग्रसनी। उसको इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा भी दिए हैं, इस वाले पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, ग्रसनी कहेंगे। अब ग्रसनी के जस्ट नीचे थोड़ा सा आ जाइए, उसके नीचे आ जाता है आपका स्वर यंत्र, जहां से आवाज आपकी उत्पन्न होती है, तो उस यंत्र को कहते हैं स्वर यंत्र कहते हैं। अब स्वर यंत्र को इंग्लिश में हम लैरिंक्स कहते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, ये जो आपका ये है ना, इसको अगर दबा देंगे तो स्वर आपका डाउन हो जाएगा, खुला छोड़ देंगे तो बहुत भड़बड़ाता रहेगा, तो इसको इससे अच्छा दबा, हमारा ना दबाओ, ये अगर इसको दबा देंगे तो उसका वायु, उसका मतलब आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो इसको कहते हैं स्वर यंत्र। अब ये स्वर यंत्र प्रेजेंट कहाँ पे होता है बाबू, जो थायराइड ग्रंथि होती है,
थायराइड ग्रंथि के जस्ट पिछवा श्वसन यंत्र होता है जिसको लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स के बाद आ जाता है श्वास नली। अब श्वास नली किसको कहते हैं? श्वास नली की लंबाई ये होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी श्वास नली होती है। अब श्वास नली में ध्यान देना कि श्वास नली को हम कहते हैं ट्रैकिया, लेकिन इसी ट्रैकिया में एक सी टाइप की रिंग लगी होती है, सी टाइप की रिंग लगी होती है। इसका मुख्य काम क्या है? ये जैसे आपका नीला कलर से दिखाया गया है, इस रिंग को कहते हैं हम उपास्थि के छल्ले। ये कार्टिलेज के छल्ले होते हैं, ये पूरी तरह से न तो हड्डी रहते हैं न तो पूरी तरह से मांस रहते हैं, उनके मध्य में रहते हैं, इसके लिए इसको हम उपास्थि कहते हैं। हड्डियों के दो भाग होते हैं, ये आपको हम हड्डी वाले चैप्टर में बताएंगे कि उपास्थि है क्या। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि उपास्थि के छल्ले सी टाइप में होते हैं। कैसे होते हैं? सी टाइप में छल्ले होते हैं। इस सी टाइप के छल्ले को उपास्थि के छल्ले कार्टिलेज के रिंग कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या है? ये आपकी जो श्वास नली है, श्वास नली है, इसको पिचकने नहीं देती है, इसको अपने ऊपर जकड़े रहेगी, इसे चिपकाए रहेगी अपने में। तो ये जो इसका काम क्या है, ये श्वास नली को इसके अंदर चिपकाए रहती है, जिसकी वजह से ये श्वास नली आपकी पिचकती नहीं है। नहीं पर पता लगेगा अगर इसको हम निकाल लें, सारी रिंग को निकाल लें, ऐसा सांस भरेंगे तो भरा तो चला जाएगा, लेकिन निकलते वक्त ये पिचक जाएगा, एकदम यहाँ से पिचक जाएगा, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कार्टिलेज की जो छल्ले होती है क्या करते हैं? आपके श्वास नली को फुलाए रखने में मदद करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं कि जो श्वास नली है, श्वास नली के जस्ट नीचे आ जाते हैं। तो ये श्वास नली आपके दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, वहाँ से चपटी पतली हो जाएगी, दो ब्रांच में, दो शाखाओं में बट जाएगी। तो दो ब्रांचों में जहाँ से बटेगी तो उस भाग को कहते हैं ब्रोंचाई कहते हैं। ब्रोंचाई कहेंगे या फिर ब्रोंकाई कहेंगे या फिर श्वसनी कहेंगे। याद रखना, श्वास नली दो भागों में बट रही है, मतलब आधा आधा हो रही है, तो उस भाग को हम कहेंगे ब्रोंचाई या फिर ब्रोंकाई कहेंगे या फिर श्वसनी कहेंगे। श्वसनी के जस्ट नीचे चले आएंगे, श्वसनी के बाद वाला जो हिस्सा आता है। अब श्वसनी भी कई भागों में बटेगी। ये जो श्वसनी है, ये जो आपके श्वसनी दिख रही है, यहाँ से लेकर यहाँ दो भागों में बटी, अब ये भी कई भागों में बट जाएगी। तो जहाँ पर कई भागों में छितरा जाएगी, बट जाएगी, उस भागों को कहते हैं श्वसनिका। क्या कहेंगे? श्वसनिका कहेंगे। इसको हम इंग्लिश में ब्रेंचियोल कहते हैं, ब्रेंकियोल कहते हैं। याद रखना, ये इसके पढ़ने के तरीके पर मत जाना, आप इसका एक्चुअल मीनिंग समझना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये श्वसनिका हो गया बाबू। अब इसे श्वसनिका के कोनवा पे, कहाँ पे? कोनवा पे, यहाँ पर इस कोनवा पे क्या रहेगा? इसके एकदम नुकीले वाले सिरे पर, इसके नुकीले वाले सिरे पर रहेगा वायु कोष्ठक। हवा के छोटे छोटे बबल्स रहेंगे, बबल्स में से वायु का कोष्ठक रहेगा, कक्ष रहेगा। इस भाग को कहते हैं हम वायु कोष्ठक या फिर एल्वियोली कहते हैं। इस भाग को क्या कहेंगे? एल्वियोली कहेंगे। अब ये एल्वियोली में सब वायु हमारी जाकर भर जाती है। जैसे बाबू आपको हम दिखाने वाले हैं, ये देखो आपका फेफड़ा, ये आपका फेफड़ा है, बहुत अच्छा फेफड़ा बनाए हैं इसको। ये देखो, ये ऊपर वाला भाग ये तो आपके जाएगा कहाँ पे? श्वसन, यहाँ पे नासा गुहा पे। नासा गुहा में आपका ग्रसनी व्रसनी सब हो जाता है। यहाँ पर आगे देखेंगे, अब यहाँ से जब भी एंटर करेगी वायु, एंटर करेगी तो इस भाग में आपका आ जाता है स्वरयंत्र। इस भाग में क्या आ जाएगा? स्वरयंत्र। स्वरयंत्र के जस्ट नीचे आपका हो जाता है ग्रसनी आ जाता है। ओके, ये जो लाल वाला भाग दिख रहा है ये आपका ग्रसनी है, ये काला वाला भाग आपका स्वरयंत्र है। अब स्वरयंत्र के जस्ट नीचे देखेंगे, इसके नीचे देखेंगे तो आपको एक नली दिख रही होगी, इसको कहते हैं ट्रैकिया या फिर श्वास नली। अब उसके जस्ट नीचे अब लाल लाल देख रहे हैं, रिंग जैसा लाल लाल दिख रहे हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे हम? आपके उपास्थि के छल्ले। क्या कहेंगे इसको? उपास्थि के छल्ले। यहाँ पर भी देखिए उपास्थि के छल्ले आपको दिख रहे हैं। तो इसके उपास्थि के छल्ले के जस्ट नीचे क्या आ जाता है आपका बाबू? ये दो शाखाओं में बट जाता है। कितने? दो शाखाओं में बढ़ जाता है। ये भी दो शाखाओं में बढ़ जा रहा है। अब ये जब दो शाखाओं में बटेगी, दो ब्रांच में बटेगी, इसको कहते हैं ब्रोंचाई। क्या कहेंगे? ब्रोंचाई कहेंगे। अब इस ब्रोंचाई में कई शाखा बढ़ जाएगी, जिसको हम श्वसनिका कहते हैं। अब यही क्या करता है? अब बाबू जब इसको हम हवा भरेंगे तो ये फूल जाएगा। क्या करेगा? फूल जाएगा। दिख रहा है? अब हवा छोड़ेंगे, छोड़ दिए, ये पिचक गया, फिर हवा भरे, छोड़े, हवा भरे, छोड़े, हवा भरे, छोड़े। ये क्या हो गया? आपकी श्वसन की क्रिया हो रही है, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। ये प्रक्रिया क्या होती है बाबू? आपकी श्वसन, पूरा श्वसन तंत्र हो जाता है। अब इसमें ध्यान देना कि इसके जस्ट नीचे एक होता है मध्यपट। मध्यपट का बहुत बड़ा रोल होता है। 80% काम, कितना? 70 से 80% काम, 70 से 80% काम ये मध्यपट ही करता है। अगर मध्यपट को हटा लिया जाए तो हम श्वसन नहीं कर पाएंगे। याद रखना कि मध्यपट हमारे जो श्वसन का है, ये 70 से 80% भाग बनाता है हमारे श्वसन तंत्र का। ये क्या करता है? यही हमारी पूरी सहायता करता है। यदि अगर ये सहायता ना करे तो हमारा फेफड़ा कुछ भी नहीं कर सकता है। ये एक स्वच्छता जैसा होता है बस।
जैसे यहाँ पर इसका मध्य पट जो होता है, मिडिल वाला नीचे वाला भाग, ये रबड़ का बना दिए हैं, ये मध्य पट हो गया आपका। ये क्या करेगा, जब भी नीचे जाएगा तो हवा भरेगी, अगर नीचे नहीं जाएगा तो हवा नहीं भरेगी। यहाँ पर देख लो, अगर इसको ऐसे करे रहेंगे तो ये हवा इसमें नहीं भरेगी। इसको क्या कर रहे हैं, अब नीचे ले जा रहे हैं तो हवा भर जा रही है। तो ये मध्य पट क्या करता है कि हवा भरने में मदद करता है और इसको ऊपर ढकेलता है। ठीक है, नीचे ढकेलेगा और नीचे आएगा, फिर ऊपर ढकेलेगा। लेकिन कभी कभी बाबू ऐसा हो जाता है कि ये मध्य पट काम ही नहीं करता। कैसे नहीं काम करता, जैसे कोई महिला है, किसी महिला के पेट में बच्चा है, ठीक है, किसी महिला के पेट में कोई महिला गर्भवती है, तो उस समय ये डायाफ्राम के नीचे एक होता है बेबी का, जिसको कहते हैं गर्भ। अब ये क्या करेगा, जब निचले वाले क्षेत्र में कोई जगह ही नहीं रहेगी तो ये नीचे जाएगा कैसे। इस जगह पर कौन रहता है, छोटा सा बेबी रहता है। ठीक है, अब ये बेबी क्या करेगा बाबू, जब ये बेबी रहेगा तो ये नीचे जाएगा नहीं। तब उस समय क्या होता है कि आपका वक्ष गुहा जो होता है, वक्ष गुहा मतलब पसलियाँ जो होती हैं, ये पसलियाँ क्या करती हैं, ऊपर उठती हैं, फिर अंदर बैठेंगी। तो जब भी याद रखना कि जब भी महिलाओं के गर्भ में छोटा सा बच्चा रहेगा, उस समय आपका डायाफ्राम बराबर वर्क नहीं करता। उस समय आपका क्या सहायता करता है, ये पसलियाँ सहायता करेंगी। पसलियाँ क्या करेंगी, श्वास लेंगे तो ये उठ जाएंगी, फूल जाएंगी, फिर ये प्रक्रिया हो जाती है श्वसन की। लेकिन ये याद रखना, हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि जो मध्य पट होता है ये हमारे भाग का, हमारे श्वसन का 70% हमारी सहायता करता है। क्लियर हो गया। अब आप ध्यान देना, यहाँ पर एक आ जाता है नासा कपाट। अब नासा कपाट जो होता है बाबू, नासा कपाट के पहले नासा छिद्र में ध्यान देंगे। नासा छिद्र में क्या होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक संरचना, जिसको रोम कहते हैं, रोम होता है। ये रोम का मुख्य काम क्या है कि जो भी आप श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस के माध्यम से कई सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया ये सब घुस जाते हैं हमारे नके में। जैसे घुसेंगे तो ये रोए क्या करेंगे, ऐसे 2 होल बना दे, तो ये 2 होल बना दिए नाक का। अब इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे रोए बने होते हैं। अब ये रोए क्या करते हैं बाबू, ये रोए आपके जितने भी एयर आएंगे, जितने भी एयर में कण रहेंगे, धूल के कण रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे, वायरस रहेंगे, इन सबको क्या करेगा, ये इसमें चिपका लेता है। चिपकाने के बाद क्या करेगा, कुछ बच जाते हैं, बीचों में होल भी है तो कुछ बच जाते हैं, इनको ये क्या करेगा, अंदर घुसेगा तो आपका आएगा नासा कपाट, आपका आएगा नासा कपाट आएगा। तो नासा कपाट जब भी आता है बाबू, तो नासा कपाट में आपके ये बना होता है, इसमें म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस एक पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है। तो नासा कपाट में आपके म्यूकस होता है, जो इसकी चिपचिपा होता है। अब यहाँ पर जब भी आपके धूल कण अंदर जाएंगे, अंदर घुसेंगे, तो ये नासा कपाट क्या करेगा, सभी धूल कण को अपने अंदर चिपका लेगा, आगे जाने का मार्ग ही नहीं देगा। ये कहेगा कि कहाँ भागे जा रहे हो, रुको, इधर आओ। ये इधर आकर चिपका लेता है, और चिपके रहो बस। अब यही क्या करता है, जब धूल कण इकट्ठे हो जाते हैं तो 1 हफ्ते बाद छींकते हैं तो बहुत सारा गर्दा निकल जाता है। कभी कभी ये गर्दा देखते हैं, धान पीटते वक्त, भूसा मारते वक्त, जब गेहूं की मड़ाई आती है तो उस वक्त देखते हैं बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो उस वक्त क्या करते हैं, बहुत काला काला पदार्थ निकलता है, वो जो क्या होता है, धूल कण होता है। क्लियर हो गया। तो ये नासा कपाट में क्या होता है बाबू, आपका म्यूकस होता है। म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस का काम क्या है कि ये बहुत ही चिपचिपा होता है और ये धूल कण को अपने अंदर चिपका लेता है, जिसकी वजह से धूल कण अंदर नहीं जा पाते हैं। हमारे फेफड़े को शुद्ध हवा चाहिए होती है, अशुद्ध नहीं। अब ये तो मैटर समझ गए, ऊपर वाला भाग। अब इसके अंदर वो घुसते हैं, वायु कोष्ठकों में घुसते हैं। वायु कोष्ठकों का मुख्य भाग समझते हैं। यहाँ पर बाबू ध्यान देना कि जो वायु कोष्ठक है, ये क्या करता है, अपने अंदर तो वायु को ले लेगा, और फेफड़े का काम क्या है, हवा को खींचना और फेंक देना। लेकिन हमारा जो रुधिर शुद्ध होता है कहाँ पर आता है, फेफड़े में ही तो आएगा शुद्ध होने के लिए। तो फेफड़े में जब शुद्ध होने के लिए आएगा तो उसमें कुछ ऐसी संरचना भी होनी चाहिए कि जहाँ पर सिरा और रुधिर धमनी एक जगह मिले। तो वो संरचना आपकी जो होती है वो एल्वियली के पास होती है, मतलब वायु कोष्ठिका के पास होती है, जहाँ पर धमनी और सिरा मिल जाते हैं। अब आगे यहाँ पर ध्यान देना कि जब इसमें आएगा ब्लड हमारे फेफड़े से, जैसे हमारा ये हार्ट हो गया, हार्ट में आपके 4 चैम्बर होते हैं, 4 भाग होते हैं। इस वाले भाग से आपका ब्लड आता है तो इस वाले में जाएगा, मीन्स अलिंद से आता है, अलिंद में आएगा, फिर ये नीले में आएगा, नीले से क्या करेगा, फेफड़े में भेज देगा। कहाँ पे भेज देता है, फेफड़े में भेज देगा। अब फेफड़े में बाबू जब भेजेगा तो यहाँ पर 2 फेफड़ा बना दे रहे हैं, जब यहाँ पर भेजेगा तो यहाँ पर वायु कोष्ठक में आएगा, हवा कहाँ पर आएगा, ये ब्लड आया यहाँ से आया इस धमनी के माध्यम से, धमनी के माध्यम से कहाँ आया, आपके फेफड़े में आ गया। अब जब धमनी के माध्यम से फेफड़े में आया तो ये हो गई आपकी फुफ्फुस धमनी।
क्योंकि फेफड़े में आ रहा तो फेफड़े में आ रहा तो इसको फुफ्फुस कहेंगे, और धमनी है तो इसको धमनी कहेंगे, फुफ्फुस धमनी हो गई। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर वायु को एक्सचेंज कर देगा। क्या करेगा, जो आपका अशुद्ध रुधिर है यहाँ पर शुद्ध होने के लिए आया है, ये जाएगा आपके फेफड़े में। अब फेफड़े में यहाँ पर शुद्ध होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में मिला देगा और वहाँ से ऑक्सीजन को ले लेगा ये रुधिर। तो यहीं से आपका रुधिर शुद्ध हो जाता है। जब रुधिर शुद्ध होकर आपके फुफ्फुस सिरा में से आएगा तो वो आपका दाहिने अलिंद में आता है। कहाँ पर आता है, बाएं अलिंद में आता है। अब बाएं अलिंद में आने के बाद ये नीले में जाता है, बाएं नीले में। अब बाएं नीले से क्या करेगा, धक्का मारेगा, पूरे बॉडी में हमारा ब्लड पहुंच जाएगा। लेकिन कैसा ब्लड पहुंचेगा, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर पहुंचता है, ऑक्सीजन युक्त पहुंचता है। अब यहाँ से जब ऑक्सीजन जाएगा पूरे बॉडी में, यहाँ से ब्लड पहुंचा, कैसा है, ऑक्सीजन युक्त है। अब वो ब्लड के माध्यम से जाएगा, तो ब्लड के माध्यम से जब भी जाएगा तो कोशिकाओं में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, कोशिकाओं में। अब बाबू कोशिकाओं में जाएगा तो कोशिकाओं में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है बहुत छोटा सा होता है। कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया आओ आओ आओ, तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लेकर आए हैं। क्या करेगा, वो सारा ऑक्सीजन सभी माइटोकॉन्ड्रिया का बांटते हुए चला जाएगा। आपकी बॉडी में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारी कोशिका हैं, तो सभी कोशिकाओं के पास जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन दे देगा। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इससे ऊर्जा का बनाने का निर्माण करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। अब ऊर्जा कैसे बनाएगा बाबू, ये ऊर्जा बनाएगा, एक चक्र चलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर एक चक्र चलाएगा, एक साइकिल चलाएगा। इस चक्र को कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहेंगे, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में ध्यान देना, हमेशा याद रखना कि क्रेब्स साइकिल में जब भी होगी वो ऑक्सीजन युक्त क्रिया होगी। क्या होगी, ऑक्सीजन युक्त क्रिया होगी। ठीक है, इस क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीश्वसन। क्या कहेंगे, ऑक्सीश्वसन कहेंगे। अब इसके अगले वाला पार्ट में हम बताएंगे कि ऑक्सीश्वसन क्या होता है और अनॉक्सीश्वसन क्या होता है। एग्जैक्ट इसको आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो ये याद रखना, आप लोग क्या याद रखोगे कि जो वायु कोष्ठक होते हैं, वायु कोष्ठक में रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है। वायु कोष्ठक में रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लड शुद्ध होने के लिए आते हैं फेफड़ों में हमारे। अब यहाँ पर फेफड़े में आएंगे तो आएगा तो फुफ्फुस धमनी से, जाएगा तो फुफ्फुस सिरा से, जाएगा तो फुफ्फुस सिरा से। ये याद रखना, फुफ्फुस मतलब होता है बाबू फेफड़ा। फेफड़ों को हम एक चीज़ और भी कहते हैं, फेफड़ों को एक चीज़ और कहते हैं जिसका नाम है फुफ्फुस। ओके, अब फेफड़े में जो भी ब्लड को लेकर आएगा, फेफड़े में जो भी ब्लड को लेकर आएगा वो उसको कहेंगे फुफ्फुस धमनी, और जहाँ से लेकर जाएगा उसको कहेंगे फुफ्फुस सिरा। क्लियर है, यही दो धमनी और एक धमनी और एक सिरा है जिसमें कि अशुद्ध और शुद्ध रुधिर बहता है। नहीं तो पूरे बॉडी में, आपकी जितनी पूरी बॉडी है उसमें पूरी धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, सिर्फ फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। किसमें, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रुधिर बहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। अब फुफ्फुस सिरा ये एक ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, इसको कहते हैं ऑक्सीजन युक्त। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त। इसमें ऑक्सीजन मिला होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आए तो आप कमेंट भी करिएगा, हम इसके अगले वाला पार्ट जब भी लेकर आएंगे उसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देंगे उसके बारे में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं बाबू नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो लेकर आएंगे, श्वसन तंत्र का नेक्स्ट पार्ट लाएंगे बहुत ही जल्द। इसके लिए आप तब तक के लिए हमें विदाई दीजिए। जय हिंद, जय भारत।